नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। अम्मा की तेज आवाज़ कानों में पड़ते ही आदित्य की नींद खुल गई। अक्सर ऐसी आवाज़ सुनने का अभ्यस्त आदित्य लेटे हुए ही बोला, क्या हुआ अम्मा? आज फिर से सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? क्या करूं? सुबह सुबह तुम्हारी अर्धांगिनी के साथ भजन गाए बिना मेरा दिन जो शुरू नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर बिना प्रवचन सुने या सुनाए एक कप चाय ही शांति से मिल जाए? माँ की गुस्से भरी आवाज में गंभीरता के बदले खिलंद्रापन महसूस कर उसे मन ही मन हंसी आ गई। अब अम्मा सोचो तो दोष तुम्हारा ही है। सही ढंग से काम सिखाओगी नहीं तो बकबक तो करना ही पड़ेगा ना। तू तो चुप ही कर, जोरू का गुलाम। कितना सिखाऊं? कहाँ तक सिखाऊं? एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती। चाय बनाएगी तो दूध शक्कर ऐसे डालेगी मानो इसके मायके से फ्री कोटा में दूध और चीनी आता है। एक मेरी उमा है, बचपन से ही घर के काम काज में इतनी दक्ष है कि लोग उसके काम देखकर दंग रह जाते हैं। जैसा मैंने अपनी बेटी को सिखाया वैसा ही बहू की माँ ने कुछ सिखाया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। फिर हमेशा की तरह उसकी अम्मा देर तक बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना में जुटी रही। उसके बाद दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। आदित्य दोबारा सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे याद आया, आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है। वह बिस्तर से उठते हुए पत्नी गंगा को आवाज देकर बोला, सुनती हो? इतनी देर से रसोई घर में बैठी क्या कर रही हो? एक कप बढ़िया चाय तो पिलाओ, आज ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। सास को जवाब ना दे पाने की विवशता में वह पहले से ही भरी बैठी थी। मौका मिलते ही उसने अपना सारा गुस्सा पति पर उतार दिया और अपनी सास की तर्ज पर ही बोली, रसोई घर में क्या करूंगी मैं? बैठे बैठे ऐश कर रही हूँ और मैं ठहरी उज्जड़ गंवार और फूहड़ औरत। मुझे क्या पता चाय कैसे बनती है? आदित्य बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अखबार में नजरें गड़ाए बैठा रहा। थोड़ी देर में गंगा एक कप चाय उसकी बगल में रख गई। आदित्य अच्छी तरह जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही उसकी पत्नी। जरूरत पड़ने पर दोनों सारे ताने उल्हाने भूलकर एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती है। पर उसकी अम्मा को शगल था अपनी बेटी की तारीफ करने और अपने द्वारा दिए गए संस्कार को सर्वश्रेष्ठ मानने का, जिसके कारण दोनों सास बहू में गाहे बगाए तानों और उल्हानों के दौर चलते रहते। आदित्य इन दोनों के बीच कभी भी हस्तक्षेप न करता, अक्सर निर्लिप्त भाव से चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। आस पड़ोस में गोदावरी काकी के नाम से मशहूर उसकी अम्मा का उस मोहल्ले में अच्छा दबदबा था। वहाँ के छोटे बड़े सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस का कोई भी शुभ कार्य उनसे सलाह लिए बगैर संपन्न नहीं होता था। हर घर से उनके मधुर संबंध थे। अपनी बहू को भी वह दिल से चाहती थी, पर ना जाने क्यों बहू की छोटी सी गलती भी उनके सामने आ जाती तो किसी आम सास की तरह ही उनकी जबान भी फिसलने लगती। आदित्य जल्दी से तैयार होकर 2 दिनों के लिए ऑफिस से काम से बाहर चलना गया। उसी दिन गोदावरी काकी को अपनी नातिन नेहा की शादी का कार्ड और पत्र मिला। कितने ही लोगों के काम अकेले संभालने वाली गोदावरी काकी बुरी तरह घबरा गई। मात्र 1 हफ्ते बाद ही शादी थी, वह भी दिल्ली जैसे शहर में हो रही थी। इतने कम समय में ही उन्हें न जाने कितने इंतजाम करने थे। उन्होंने बहू को बुलाकर कार्ड पढ़वाया और फिर दोनों सास बहू आपसी बैर भूलकर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श करने लगी। बेटी के घर पहली बार न्योता ले जाना था। कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए था कि 10 लोगों के बीच इज्जत रह जाए। उनका दामाद देवेश एक सरकारी दफ्तर में उच्च अधिकारी था। बेटी को तो उन्होंने सामान्य हैसियत में ही ब्याया था,
पर देवेश अपनी कड़ी मेहनत और प्रयत्नों के बूते पर आज इतने ऊंचे ओहदे पर था। वहीं उनका बेटा आदित्य एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करता था। जाहिर सी बात है, पद और पैसा दोनों में जीजा और साले के बीच काफी अंतर आ गया था। समय के साथ यही अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच दूरियां लाने लगा। इससे इधर के 7-8 वर्षों में बेटी का संबंध पितृगृह से औपचारिक बनकर रह गया था। भले ही परिस्थितियों ने संबंधों में दूरियां ला दी थी, पर खून के रिश्ते क्या इतनी आसानी से छूटते हैं? दुख सुख में सबसे पहले इन्हीं रिश्तों की तो याद आती है। गोदावरी काकी ने अपना संदूक खोलकर गांठे समय के लिए जमा किए गए 10,000 रुपये और गहने के नाम पर बचा एक सोने का चेन निकालकर बहू को पकड़ाया और अपनी पड़ोसन राधा के साथ बाजार भेज दिया। आनन फानन में उनकी बहू गंगा राधा के साथ मिलकर बड़ी होशियारी से शादी का सारा सामान खरीद लाई। चेन को भी साफ करवा कर एक नए डिब्बे में डलवा लाई। आदित्य जब घर आया, जोड़ तोड़कर उसने ट्रेन में आरक्षण भी करवा लिए। फिर क्या था, बेटी को अपने आने की सूचना भेज गोदावरी काकी अपना पूरा कुनबा समेत दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली स्टेशन पर उनका नाती मयंक पहले से ही कार लिए खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही जब मयंक ने बढ़कर उसके पांव छुए तो उनका कलेजा गदगद हो गया। गोरा चिट्टा मयंक अपने आधुनिक ढंग के कपड़े में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। निपट सूती साड़ी में किसी तरह अपनी सस्ती चप्पलें छिपाने का प्रयत्न करती गोदावरी काकी को न जाने क्यों मयंक के साथ गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। घर पहुंचने पर उमा बाहर बरामदे में ही मिल गई। वह कुछ लोगों से बात करने में व्यस्त थी। उन पर नजरें पड़ते ही बढ़कर माँ के पांव छू लिए। साधारण औपचारिकता के बाद एक नौकरानी ने सामान सहित उन लोगों को एक कमरे में पहुंचा दिया। कहा तो गोदावरी काकी सोच रही थी कि पहुंचते ही बेटी पहले की तरह आकर उनसे लिपट जाएगी, देर से आने के लिए उल्हाने देगी, खुद उनकी देखभाल में जुट जाएगी, कौन कौन से काम को संभालने हैं उसकी पूरी फेहरिस्त थमा देगी। पर बेटी का ठंडा स्वागत देख गोदावरी काकी का दिल बुझ सा गया। यहाँ पहुँचने तक दिल्ली में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वह धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में कमरे से लगे बाथरूम में बारी बारी जाकर सब नहा धोकर तैयार हो गए। एक नौकर आकर बड़े सलीके से सबके लिए चाय नाश्ता रख गया। खा पीकर सब दीर्घ यात्रा की थकान मिटाने लगे। बस एक गोदावरी काकी अपना चाय का कप लिए बैठी रही। ना जाने क्यों एक कप चाय भी उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तभी वहां उमा आ गई। अरे अम्मा, अभी तक आपने एक कप चाय तक खत्म नहीं किया है। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब आप तो अम्मा घर की ही हो, फिर ये मेहमानों सा बर्ताव क्यों? एक अकेली जान हूँ, ढेर सारे काम हैं, कहाँ कहाँ देखूं? बेटी के अपनेपन से भरे दो बोल सुनकर अब तक बेगानापन झेलती गोदावरी काकी के अंत में वात्सल्य हिलोरे लेने लगा। तू चिंता मत कर, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, बस तू बताती जा, मैं और बहू मिलकर सारे काम संभाल लेंगी। थोड़ी देर में वहाँ मयंक और नेहा भी आ गए। वह साथ लाए उपहार एक एक कर प्यार से सबको थमाने लगे, पर उनके कान अपने द्वार लाए उपहारों की प्रशंसा सुनने के लिए नेहा की तरफ ही लगे रहे। नेहा ने अपना उपहार औपचारिकतावश उलटने पुलटने के बाद अपनी माँ के हाथों में थमा दिया। उसमें ना उपहार लेने का कोई उत्साह था, ना ही देखने का। बस एक मयंक ही था जो अपना शर्ट देखकर किलंक पड़ा। वाह नानी, आपने तो मेरा शर्ट एकदम मेरी पसंद और सही नाप का खरीदा है। मैं तो इसे आज ही पहनूंगा। उमा सारे सामान समेटकर उठाते हुए बोली। अब आप लोग आराम कीजिए, रात में मेहंदी और संगीत है। पर गोदावरी काकी की आंखों में नींद कहाँ?
वह लेटकर रात को संगीत में गाने के लिए अपने गानों को याद करती रही। शाम को संगीत का आयोजन एक खूब सजे धजे पंडाल में रखा गया था। ज्यादातर औरतें और लड़कियां फिल्मी तर्ज पर नाच गा रही थी। गोदावरी काकी के पुराने गानों के लिए वहां कोई जगह ही नहीं थी। उमा उनके पास से ही आ जा रही थी, पर उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि माँ से भी एक दो गीत गाने की फरमाइश कर सके। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ को शादी ब्याह के गाने का कितना शौक है। गोदावरी काकी ने जितने भी गाने याद किए थे वे सब उनके मन में ही रह गए। बेटी ने किसी से उनका परिचय तक नहीं करवाया था, इसीलिए अपरिचित परिवेश में चुपचाप दर्शक बनी बहू के साथ बैठी रही। बेटी द्वारा दी गई अनदेखी चोट की दारुणता ने उन्हें निष्पंद पाषाण सा बना दिया था। थोड़ी देर बाद अतिथियों में ही शामिल होकर खाना खाने के लिए वह बहू के साथ कमरे में आ गई, जहां आदित्य पहले से ही खा पीकर बच्चों के साथ लेटा हुआ था। शायद वह भी अपने को अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। देर रात उमा उनके कमरे में आई। वह चुपचाप दीवार की तरफ मुंह घुमाए सो रही थी। उमा उनके बगल में लेटी गंगा से बात करने लगी। भाभी, मैं तो पूरी तरह से व्यस्त हो गई थी। आप लोगों ने ठीक तरह से खाना खाया या नहीं? आप चिंता ना करें, हम लोगों ने अच्छी तरह से खाया पिया। हम लोग कोई मेहमान तो नहीं जो बार बार आपको पूछना पड़े। गोदावरी काकी को बहू की व्यावहारिकता अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद बहू सो गई, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। एक तो नई जगह, नया परिवेश, उस पर अपनों द्वारा दिया गया उपेक्षा का दंश। कमरे से निकलकर बाहर टहलने लगी। तभी पास के कमरे से आती आवाज़ सुन उनके कदम ठिठक गए। नेहा की आवाज़ थी। मम्मी, आप आज दोपहर में कहाँ चली गई थी? वरना कल शादी में ये लोग अपने साथ लाए वही बेढंगे पुराने फैशन के कपड़े पहन तैयार हो जाते। कल होटल में कितनी ही लोग आएंगे। अगर जान गए कि मेरी माँ और भाभी हैं तो उनके फूहड़ पहनावे को देखकर क्या सोचेंगे। उन्हें तो मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है, पर मुझे तो है। अब यहाँ आ गए हैं तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। शादी ब्याह में लोगों के मायके से न जाने कितने सामान आते हैं। एक मेरा मायका है पूरा कंगाल। जितना वे लोग लेकर नहीं आए उससे ज़्यादा तो उन पर खर्च हो रहा है। तभी उन्हें मयंक की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, आप कैसी बातें करती हैं? वे लोग हमारे अपने हैं। अपनी हैसियत से कई ज़्यादा लेकर आए हैं। उतना सामान खरीदने में ही उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। आश्चर्य है कि फिर भी आप उनसे और ज़्यादा की आशा कर रखती हैं। इससे ज़्यादा गोदावरी काकी से सुना नहीं गया। वे अपने कमरे में लौट आई। उन्हें लगा कोई विषभुजा बाण उनके कलेजे को चीर गया है। एक मर्मांतक पीड़ा से वह छटपटा उठी। वह भूल ही गई थी कि उनकी बेटी का जीवन स्तर उनसे काफ़ी ऊंचा उठ गया है। पैसे कमाने की होड़ में शामिल नई पीढ़ी की नज़र में हर रिश्ते की प्रतिष्ठा उसके पैसे और ओहदे के हिसाब से ही होती है। ये जिसकी छाव में पलते बढ़ते हैं, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखते हैं, जिनके सहारे अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोते हैं, इच्छित ऊंचाइयों को छूते ही वही माता पिता उन्हें उज्जड़ गवार और ना जाने क्या क्या लगने लगते हैं। किसी से उनका परिचय कराना भी उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगता। गोदावरी काकी को यह बात बेहद चुभ रही थी कि उनकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। पति और पुत्र का ऊंचा पद और धन संपत्ति पाकर उसमें शायद यह दंभ आ गया है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो उसे अन्य लोगों से विशिष्ट बनाता है। आज तक वह बहू में ही खोट निकालती रही, पर यहाँ तो अपना ही सिक्का खोटा निकला। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर वह गर्व करती आई थी, उन्हीं संस्कारों की नींव पर खड़ी इमारत को बाहरी परिवेश ने इस कदर बदल दिया कि वह अब धाराशायी होने की कगार पर पहुंचा था।
बेटी के लिए अंधी ममता के चलते उनकी बुद्धि घास चरने चली गई थी, वरना यूं अपना पूरा कुनबा समेत दिल्ली नहीं चली आती, बल्कि सिर्फ आदित्य को ही भेजती। गोदावरी काकी बिस्तर पर बैठी इसी तरह देर रात तक अपने अविवेकी चित्त को कोसती रही। वह बहू की सृष्टिहीन सेवा के बावजूद हमेशा उससे असंतुष्ट रही और अपनी बेटी की समझदारी की दुहाई देती रही। पर बेटी के पास आकर क्या हुआ? यहाँ भी उनके हर काम और सुविधा असुविधा का ध्यान बहू ही रखती थी। वह हमेशा उन्हें बहू और बेटी का भरपूर प्यार और सम्मान मिला। फिर भी क्यों उनके अंदर अपनी बेटी के प्यार की ही तृष्णा बनी रही। शायद इसी को कहते हैं पानी बीच मीन प्यासी। ब्याह के दिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने में बेटी को दिलचस्पी न लेते देख वह थोड़ी बेचैन होने लगी और बहू के सामने भुनभुनाई। माना नई पीढ़ी को परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों में अब विश्वास नहीं रहा। फिर भी विवाह जैसे पवित्र समय पर उमा को कुछ तो अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। वह उमा को इस बारे में कोई नसीहत देती, उससे पहले ही बहू ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अम्मा जी, आप कुछ मत बोलिए, वरना कोई तर्क से आपको जवाब दे देगा, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे मन की कुछ बातें भले ही शब्दों की अभिव्यक्तित्व से परे होती है, पर मन में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो किसी की मनोदशा को अच्छी तरह भांप लेती है, उसके अनकहे सुख दुख को आंखों में ही पढ़ लेती है। बिना बोले ही गोदावरी काकी की मनोदशा उसकी बहू गंगा अच्छी तरह महसूस कर रही थी और आंखों ही आंखों में संग होने का एहसास दिला रही थी। एक ही परिस्थिति और वातावरण में सहे गए दुख और अपमान ने इन दोनों प्रतिद्वंदियों को परस्पर आत्मीय बना दिया था। इसीलिए बहू की सलाह उन्हें उच्च लगी और शादी में हस्तक्षेप करने की बजाय उन्होंने पूरा दिन बंगले के खूबसूरत उद्यान में सलीके से बनी कलाकारियां देखने हुए गुजारा। शादी किसी बड़े होटल से हो रही थी। शाम को शादी में जाते वक्त वह पूरी तरह चुप रही। बेटी ने जैसे कपड़े दिए, जिस तरह से पहनने की हिदायत दी, उन्होंने वही वैसा ही पहन लिया। हालांकि उनका दम घुट रहा था। वास्तविकता से अलग दिखना उन्हें बहुत कठिन और असहज महसूस हो रहा था। अपना पूरा व्यक्तित्व ही उन्हें असत्य और यंत्रपूर्ण लगने लगा था, जिससे मुक्त होकर वह अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट जाने को छटपटा उठी, जहां वह जैसी थी वैसी ही रहती थी, जहां उन्हें हर काम के लिए आवाज स्वतंत्रता थी, जहां उन्हें अपनी बहू और बेटे का भरपूर स्नेह और सम्मान मिलता था। होटल में होने वाली इतनी भव्य शादी उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। एक सजे धजे एसी हॉल में शादी का मंडप लगा था, जहां टंगनों तक ऊंचाई मटमैली धोती और बिना आयरन किया कुर्ता पहने पुरोहित जी की जगह पैंट शर्ट पहने और हाथों में घड़ी मोबाइल लिए पंडित जी शादी करवा रहे थे। शादी के पारंपरिक गीतों के बदले सामने वाले स्टेज पर गजल गायन हो रहा था। उनके लिए सारा दृश्य बेहद कौतुकपूर्ण और अनोखा था। उनके मन की स्थिति भांपकर गंगा उन्हें एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आज पहली बार उन्हें अपनी बहू की सारी अच्छाइयाँ एक एक कर नजर आ रही थी। उनकी जैसी बहू तो भगवान बिरलों को ही देते हैं। आजकल तो बहुएं सास ससुर से अलग होकर पति के साथ निर्कुंज और स्वच्छंद जीवन का जीना पसंद करती है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ताने उल्हाने सुनते सुनते उनकी बहू का धैर्य और स्नेह की शक्ति चूक जाए और वह भी किसी न किसी बहाने से उनसे मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढ ले। फिर अपने इकलौते बेटे बहू व पोते से अलग होकर वह कैसे जिएगी? इस कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठी। दूसरे दिन नेहा की विदाई होते ही गोदावरी काकी भी अपना सामान बांधकर जाने की तैयार हो गई। जाने से पहले बेटी द्वारा दी गई सिल्क की साड़ी तह कर चुपचाप उसके बिस्तर पर रखाई। उमा ने और 1-2 दिन रुकने का अनुरोध किया, पर वह प्यार से मना कर गई।
लेकिन जैसे ही स्टेशन आने के लिए कार में बैठी, बेशुमार खामोशी सिसकियां आत्मसम्मानी गोदावरी काकी का कलेजा चीरने लगी। अब तक कंठ में फंसी रुलाई एक हिचकी के साथ आंसुओं के सैलाब में फूट पड़ी। तभी 5-6 मिठाइयों का पैकेट संभाले मयंक उनके बगल में आकर बैठ गया और अपने दोनों हाथ उनके गले में डालते हुए सीने से लग गया। शायद नानी के मर्म पर लगी चोट को वही एक समझ पा रहा था। ट्रेन में सारा सामान व्यवस्थित कर मयंक जब नानी के चरण स्पर्श के लिए झुका तो नानी का ममता उमड़ पड़ी और भावना में बहती नानी ने अपने आंचल से खोलकर एक 500 का नोट नाती के जेब में ठूस दिया। घर वापस पहुंचते ही शाम को मोहल्ले की ढेर सारी औरतें गोदावरी काकी का हालचाल पूछने आ जुटी। सबके साथ बैठी गोदावरी काकी नातिन की शादी का बखान कर रही थी और सबको शादी के लड्डू खिला रही थी। तभी उनके कानों में आदित्य की तेज आवाज टकराई। वह गंगा को डांट रहा था, चाय बनाते वक्त होश में नहीं रहती हो क्या? तुमने चाय में शक्कर डाली है या नहीं? जवाब में बहू के कुछ कहने से पहले ही गोदावरी काकी बोली, यह कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? शक्कर नहीं डाली तो खुद एक चम्मच शक्कर लेकर डाल ले, और खबरदार जो अब से तुमने मेरी बहू को इतनी ऊंची आवाज में बात की। माँ के इस बदले तेवर को देखकर हैरान आदित्य उनका मुंह ताकता रह गया।